अध्याय 247 शांत शिकार। ये सुनकर किकी ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। क्या होगा अगर हम उन सबको नहीं मार पाए? हम केवल मार्क निशान को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश कर सकते हैं। राघव की नज़रें टिकी रहीं और उसने गंभीर आवाज में कहा, बाकी बचे हुए लोग भी इसी समस्या का सामना कर रहे होंगे। उनके पास हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम नहीं है और वे केवल बचाव ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मृत्यु दर बहुत अधिक होना तय है। राघव ने उम्मीद नहीं की थी कि बर्फीले मैदान में प्रवेश करते ही उन्हें एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ेगा जिसका समाधान लगभग असंभव था। किकी सही थी। पर्याप्त समय होने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे पीछा करने वाले सभी स्नोव्राथस बर्फीले प्रेत को मार पाएंगे। इसका मतलब था कि इन्फिनिट ट्रेन कभी भी अपने निशान को पूरी तरह से मिटा नहीं पाएगी, जिससे वे हर समय बर्फीले तूफान में असुरक्षित रहेंगे। लेकिन गहराई से सोचने के बाद कोई बेहतर समाधान भी नहीं था। ट्रेन रुक नहीं सकती थी और वे बर्फ के नीचे छिपे हर राक्षस को नहीं मार सकते थे। बर्फीला मैदान किसी महासागर की तरह अंतहीन फैला हुआ था और जैसे जैसे बर्फ जमा हो रही थी, न जाने और कौन सी भयानक चीजें सामने आ जाएं। यही योजना है। राघव ने तुरंत निर्णय लिया और अपना ईयरपीस दबाया। फायरिंग बंद करो। फायर ब्रो, वापस आओ। पूनम, रफ्तार बढ़ाओ। फिलहाल के लिए हम अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। अगर ये जीव केवल हमारा पीछा कर रहे हैं तो वे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी सुरक्षा मजबूत है, वे इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। मेरा विचार है कि रात होने से पहले किसी कम खुले इलाके को ढूंढा जाए और वहां एक सफाई अभियान चलाया जाए। लक्ष्य यह है कि अंधेरा होने से पहले हमारे मार्क लेवल को जितना संभव हो उतना कम किया जाए। ये चीज़ें बहुत गुस्सा दिलाने वाली हैं। वे बर्फ के नीचे छिपे रहते हैं और फिर भी हमें चिन्हित करने में कामयाब हो जाते हैं। रजिता ने गुस्से में कहा। हाइना लकड़बग्घे झुंड में शिकार करने वाले जीव हैं, रिया ने समझाया। उनकी हमला करने की शक्ति और तरीके बाघों या शेरों जितने भयंकर नहीं हो सकते, लेकिन वे अपने शिकार को बड़ी संख्या में घेर लेते हैं और धीरे धीरे उसे थका देते हैं। एक बार जब उनके शिकार का खून बहना शुरू हो जाता है तो थकावट अपरिहार्य है और मौत बस कुछ ही समय की बात होती है। ये सुनकर सभी पर संकट का भारी बोझ महसूस होने लगा। ट्रेन राक्षसों से घिरी हुई थी, फिर भी वे इसके खिलाफ असहाय थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें मरने के लिए अभिशप्त शिकार के रूप में चिन्हित किया गया हो। एक बार अंधेरा होने के बाद स्नोव्राथस उन पर टूट पड़ेंगे और उन्हें पूरी तरह से निगल जाएंगे। राघव ने आवाज़ ऊंची की और चालक दल का उत्साह बढ़ाया। लेकिन हमें ये पता है कि ये चीज़ें रात होने से पहले हमला नहीं करेंगी और हम अपने मार्क लेवल की निगरानी कर सकते हैं। इससे हमें कुछ नियंत्रण मिलता है। हम कम से कम ये तय कर सकते हैं कि हम किस स्तर के साथ रात में प्रवेश करेंगे। मेरा एक सुझाव है। रिया ने हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम की ओर देखा और उसकी ओर इशारा किया। एक बार जब हमारा मार्क लेवल 5 पर पहुंच जाए तो हमें दबाव कम करने के लिए गोलीबारी शुरू कर देनी चाहिए। लेवल 5 का मार्क हमारी क्षमता से बाहर हो सकता है, इसलिए आइए अनावश्यक जोखिम न लें। राघव ने देखा कि डिजास्टर फ्लोरा की लाल चमक बदल रही थी और उसने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। वह टीम की ओर मुड़ा। यही योजना है। सतर्क रहें। जैसे ही हम लेवल 4 पर पहुंचेंगे हम फिर से फायरिंग करेंगे। मुझे चिंता है कि जैसे जैसे बर्फ मोटी होगी, मार्क लेवल को कम करना और भी कठिन होता जाएगा। सबसे खराब स्थिति तब होगी जब वे चिन्हित जीवों को तेजी से नहीं मार पाएंगे, जिससे आज रात लेवल 5 का डाक हंट शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उनकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि बर्फीले तूफान में उनका सामना एटमॉस्फेरिक माइका जैसे किसी विशाल राक्षस से न हो। स्नोव्राथस के लगातार पीछा करने ने इन्फिनिट ट्रेन के सभी लोगों को बेचैन कर दिया था। कई लोगों के चेहरों पर गंभीरता थी क्योंकि वे बर्फ को गहरा होते, तूफान को तीव्र होते और बर्फ के नीचे चलती आकृतियों को देख रहे थे। शशश, अधिक से अधिक स्नोव्राथस इकट्ठा हो रहे थे। ट्रेन के अंदर का माहौल असहनीय रूप से भारी हो गया। समय बीतता जा रहा था। हर सेकंड आपदा की उल्टी गिनती जैसा लग रहा था। पूरी ट्रेन एक प्रेशर कुकर की तरह महसूस हो रही थी। तनाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राघव कोच 12 की ओर बढ़ा। अब वह केवल इतना ही कर सकता था कि जितना संभव हो उतना गोला बारूद तैयार करे, विशेष रूप से रॉरर के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन, थंडरस्टॉर्म में एक ग्रेनेड लॉन्चर और 1130 तथा T8Z वल्कन मिलिट्री सीजमेज के लिए जिन्हें बड़े कैलिबर के राउंड की आवश्यकता थी। झुंड में शिकार करने वाले जीवों के खिलाफ जबरदस्त मारक क्षमता ही सबसे अच्छा बचाव था। उसके डिसअसेंबली स्पेस में अधिकांश सामग्रियों को पहले ही गोला बारूद के घटकों में बदल दिया गया था। उसकी दोहरी हाथ वाली मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के तहत गोलियां तेजी से बाहर निकल रही थीं। इस बीच
बाकी लोग पूरी तत्परता से काम कर रहे थे। कोच 12 से गोला बारूद के डिब्बे ढोकर फायरिंग पॉइंट्स तक पहुंचा रहे थे। ग्रेनेड लॉन्चर, 12.7 मिलीमीटर भारी मशीन गन की गोलियां और 30 मिलीमीटर टंगस्टन कोर कवच भेदी गोले। राघव पागलों की तरह उनका उत्पादन कर रहा था। साथ ही वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वैश और अन्य 3 काफिलों ने डार्क मार्क्स के बारे में उसकी चेतावनी सुनी हो और सावधानी बरती हो। वे युंझुओ पर्वत के पश्चिमी दर्रे से मुड़ गए। वहां बर्फबारी इतनी भीषण नहीं होनी चाहिए, राघव ने सोचा। सड़क की स्थिति पर नजर रख रही पूनम को भी ताज़ा जानकारी मिल गई थी। सामने लगातार गहरी होती बर्फ को देखकर उसके चेहरे पर चिंता थी। ऊपर विशाल तूफानी भंवर दुनिया को निगलने की धमकी देने वाले काले जबड़े की तरह मंडरा रहा था। दलत टाउन पहुंचने से पहले हमें वुलिया सताई पर्वत से गुजरना होगा। ऊंचाई ज्यादा नहीं है, केवल कुछ 100 मीटर। यहाँ का इलाका। उसने उन मार्ग अभिलेखों की समीक्षा की जो उसने पहले तैयार किए थे। सामान्यतः रात में डरावनी संस्थाओं का सामना करते समय सबसे अच्छी रणनीति पैंतरेबाजी और पीछे हटने के विकल्पों के लिए एक खुला क्षेत्र ढूंढना था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह इसके विपरीत था। दोनों तरफ अंतहीन बर्फीले मैदान फैले हुए थे, जिनके नीचे अज्ञात संख्या में स्नो व्रेथस छिपे थे। यदि उन्हें मुकाबला करने के लिए कोई अधिक सुरक्षित इलाका नहीं मिला, तो वे केवल और अधिक शिकारियों को आकर्षित करेंगे जब तक कि उनका गोला बारूद खत्म न हो जाए। रात होने से पहले एक रक्षात्मक स्थिति खोजना पूनम की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। कोच 5 में प्रोजेश ने हताशा में अपनी उंगलियां चटकाईं और राज की ओर देखा जो व्यवस्थित रूप से गोला बारूद तैयार कर रहा था। उसने गंभीर स्वर में बुदबुदाया, यह आग को नियंत्रित करने जैसा है। ज्यादा होने पर सब कुछ जल जाता है, कम होने पर गंदगी पीछे रह जाती है। ये कमबख्त राक्षस वाकई सिरदर्द हैं। तुम हताश, राज ने बिना ऊपर देखे कटाक्ष किया। मेरा सुझाव है कि तुम अब अपनी चाय खत्म करो। इस पल से रात होने तक हम ढिलाई नहीं बरत सकते। निश्चिंत रहो मेरे दोस्त। प्रोजेश एक ऋषि की तरह अपनी आंखें बंद करके अपने ध्यान मुद्रा में बैठ गया। मेरे पास हमेशा भरपूर ऊर्जा रहती है। ये स्नो व्रेथस मेरी डिवाइन फ्लेम के स्वाभाविक दुश्मन हैं। आज रात बस मुझे तबाही मचाते हुए देखना। वुहूश! ऊपर भयानक एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स अशुभ रूप से घूम रहा था। बर्फीला तूफान गरज रहा था। आसमान में कोबाल्ट ब्लू बर्फ के क्रिस्टल बिखेर रहा था। इसके केंद्र में एक अराजक अंतरिक्ष विरूपण हिंसक रूप से टिमटिमा रहा था। ट्रेन के चारों ओर बर्फ दहाड़ रही थी। तापमान और हवा की गति गिरने से दृश्यता कम हो गई थी। धूप से सराबोर बर्फ के नीचे चलने से लेकर अब एक भीषण तूफान की चपेट में आने तक इन्फिनिट ट्रेन ने 2 घंटे से भी कम समय की यात्रा की थी, जो एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स की भयानक गति और पहुंच का प्रमाण था। कड़क 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 खिड़कियों पर तेजी से पाला जम गया। कोच के जोड़ों में ठंड समाने लगी। तापमान में तेजी से गिरावट महसूस करते हुए राघव ने ट्रेन की आंतरिक हीटिंग बढ़ा दी। राघव, एक समस्या है। कोच 10 में सुमी ने मछलियों के झुंड की तरह बर्फ में तैरते स्नो व्रेथस को देखा और संचार के माध्यम से सूचना दी, उनकी संख्या बढ़ रही है। तुम सही थे, बर्फ जितनी मोटी होगी ये चीजें उतनी ही ज्यादा दिखाई देंगी। उसके बगल में चिराग ने चिंतित होकर आह भरी। मैं बस उम्मीद करता हूं कि कुछ बड़ा सामने न आए। राघव रिया की ओर मुड़ा। डायरेक्टर रिया, हम लेवल 2 मार्क तक पहुंच गए हैं। इस दर से हम 30 मिनट में लेवल 3 और 1 घंटे के भीतर लेवल 4 पर पहुंच जाएंगे। रिया ने शांति से रिपोर्ट दी। समझ गया। राघव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर कहा, 1 घंटे में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। सुमी, उनके मूवमेंट पैटर्न पर नजर रखो। जब हम फायर करेंगे तो हमें सटीकता की जरूरत होगी। ठीक है। उसने समय देखा। शाम के 4 बजे। रात होने में 2.5 घंटे। वे 1 घंटे में अपनी पहली सफाई करेंगे, फिर तय करेंगे कि दोबारा कब हमला करना है। उसका दिल बैठ गया। पर्याप्त मारक क्षमता और सटीक निर्णय के बिना वे चीजों को और खराब करने का जोखिम उठा सकते थे। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि आने वाला ऑपरेशन परिणाम देगा। यदि नहीं, तो उनके पास रुकने और किसी भी कीमत पर मार्क को नीचे गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। और इस स्थिति में गोला बारूद ही सब कुछ था। बर्फ के नीचे अनगिनत स्नो व्रेथस उमड़ रहे थे। उनकी हलचल से ऊपर की परतों में लहरें उठ रही थीं। कोच 3 में रिया अपने मोबाइल टर्मिनल पर टकटकी लगाए हुए थी, समय का ध्यान रखते हुए हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम के वर्णक्रमीय परिवर्तनों की निगरानी कर रही थी। अंत में जब हेल्स ब्लैक क्राइसेंथेमम लेवल 4 पर पहुंच गया तो उसने तुरंत संचार के माध्यम से सूचना दी। राघव, हमारा डार्क मार्क लेवल 4 से ऊपर निकल गया है। फायरिंग शुरू करो। राघव ने संकोच नहीं किया। उसने गोला बारूद बनाना बंद किया, खड़ा हुआ और कोच 11 की ओर भागा। स्वचालित विस्फोट रोधी दरवाजा खोल दिया। रेटाटाटाटाटा, बूम बूम बूम। क्रू इस आदेश का इंतजार कर रहा था।
जैसे ही आदेश मिला, गोलीबारी शुरू हो गई। 5 रॉर के 23 इलेक्ट्रिक गैटलिंग गन और कई M556 लाइट मशीन गन गरज उठीं। उसी समय कोच 5 में राज और प्रोजेश ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। एक पल में ट्रेन के दोनों ओर उबलते बर्फीले मैदान में गोलियों का तूफान बरसने लगा। गोलियों ने हवा को चीर दिया, पूरे इलाके में विस्फोट होने लगे और स्नोव्रेथस के परखच्चे उड़ गए। ऊपर आग की लपटें भड़क रही थीं, बर्फ से कूदने की कोशिश करने वाले जीवों को जला रही थीं, उनकी चीखें आग की दहाड़ में दब गईं। एक के बाद एक स्नोव्रेथस गहरी बर्फ से बाहर निकले, धूप से उनके शरीर झुलस गए क्योंकि वे चिल्लाते हुए ट्रेन के कवच से चिपक गए। उनकी लंबी पूंछें आगे की ओर झपटी, उनके सुई जैसे डंकों ने पूरी ताकत से वार किया। धमक धमक धमक, भारी प्रहारों की एक श्रृंखला गूंज उठी। सभी के लिए झटके वाली बात यह थी कि स्नोव्रेथस की पूंछ के डंक इतने शक्तिशाली थे कि वे कवच की मोटी प्लेटिंग में भी डेंट कर डाल रहे थे। उनमें से कुछ को बख्तरबंद जाली में छेद मिल गए, उनके डंक स्टील के खोल को छेदते हुए ट्रेन के बाहरी हिस्से में कई इंच गहरे धंस गए। बज बज बज, छत पर भारी शीतकालीन कपड़ों में सजी किकी ट्रेन के अगले हिस्से से पिछले हिस्से तक उड़ती रही, अपने हाथों से शॉकवेव्स आघात तरंगे छोड़ती रही। उस बल ने ट्रेन से चिपके स्नोव्रेथस को उड़ा दिया, उन्हें आग और धूप में फेंक दिया, जहां वे तुरंत जलकर राख हो गए। मरने से पहले ये जीव आत्मघाती मिशन पर निकली मधुमक्खियों की तरह व्यवहार कर रहे थे, आग की लपटों में घिरने और रसातल में गिरने से पहले अपनी पूरी शक्ति से डंक मार रहे थे। कुछ ही समय में इन्फिनिट ट्रेन की स्टील प्लेटिंग उनके डंकों से बने डेंट की घनी कतार से ढक गई। स्विश। कोच 11 के दरवाजे पर खड़े राघव ने अपना हाथ उठाया और एक मेज कैनन चलाया, जिससे घात लगाकर बैठे एक विशाल स्नोव्रेथ के परखच्चे उड़ गए। वह शॉट उसे पार करते हुए उसके पीछे मौजूद 2 और जीवों को लगा, जिससे वे तुरंत मर गए। बूम बूम, बर्फ में ग्रेनेड फटने लगे, जिससे सफ़ेद विस्तार में आघात तरंगें पैदा हुईं। प्रत्येक विस्फोट ने नीचे छिपे खतरे को उजागर किया, जमी हुई सतह के नीचे अनगिनत स्नोव्रेथस घात लगाए बैठे थे। राघव का चेहरा गंभीर था। हर एक विस्फोट ने और अधिक जीवों को उजागर किया, जिससे पुष्टि हुई कि बर्फीला मैदान वास्तव में कितना संक्रमित था। डायरेक्टर रिया, ये लेवल 3 तक नीचे आ गया है, रिया ने बताया। मारक क्षमता बढ़ाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने आवाज़ दी, रजिता, रेलगन चलाओ। रेलगन को गोला बारूद की आवश्यकता नहीं थी और इसे आमतौर पर बड़ी डरावनी संस्थाओं के लिए आरक्षित रखा जाता था, लेकिन अभी वे पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। समझ गई। रजिता ने तुरंत G3 रेलगन सिस्टम को सक्रिय किया। वूम, कोच 2 का छत वाला हैच खुला और G3 रेलगन का मुख्य बैरल धीरे धीरे ऊपर उठा। नीचे एक्सट्रीम एनर्जी कैपेसिटर तेजी से चार्ज हुए। रेल्स के साथ एक चमकदार नीली ऊर्जा किरण चमकने लगी और लक्ष्य प्रणाली ने फायरिंग से पहले स्नोव्रेथस के एक घने झुंड पर लॉक कर दिया। वूम जज्ड, एक कानफुरु आयनित आघात तरंग गूंज उठी और विनाश की एक शानदार किरण ने 100 मीटर आगे बर्फीले मैदान को उड़ा दिया। बूम, बर्फ और ओले हवा में उड़ गए। उस प्रभाव ने बर्फीले तूफान के बीच एक बवंडर पैदा कर दिया। जहां धमाका हुआ था, वहां कई मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। 1 दर्जन से अधिक स्नोव्रेथस तुरंत वाष्पित हो गए, उनका शरीर हरे खून की फुहार के अलावा कुछ नहीं बचा। भारी तोपखाने के जुड़ने से स्नोव्रेथस का दमन और भी जबरदस्त हो गया। राह। कोच 5 में राज स्वचालित दरवाजे पर खड़ा था, उसने अपने कंधों पर गोला बारूद की बेल्ट लपेटे हुए एक गैटलिंग गन को पकड़ रखा था। घूमते हुए बैरल गर्म होकर लाल हो गए थे और वह युद्धघोष करते हुए सामने आने वाले जीवों को भून रहा था। छत पर प्रोजेश और किकी ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। प्रोजेश की लपटों ने बर्फ से टिड्डियों की तरह निकलने वाले जीवों को जला दिया, जबकि किकी ने सतह के नीचे छिपे जीवों को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर टेलीकिनेटिक तरंगों का इस्तेमाल किया। लेवल 2, 3 मिनट शेष। रिया की आवाज़ संचार के माध्यम से आई। जैसे ही इन्फिनिट ट्रेन की मारक क्षमता ने पूरे परिदृश्य को अपनी चपेट में लिया, कभी प्राचीन रहा बर्फीला मैदान लाशों और हरे खून के नर्क में बदल गया। उनके बमबारी के जोर ने तूफान की आवाज़ को भी लगभग दबा दिया था। रेटाटाटाटाटा, बूम बूम। इस बिंदु पर 1130 CIWS और वल्कन मेज के अलावा इन्फिनिट ट्रेन ने अपनी लगभग पूरी मारक क्षमता तैनात कर दी थी। अब ये एबिलिटी यूजर्स क्षमता धारकों पर निर्भर था कि वे अपने तुरुप के पत्ते खेलें। हालांकि राघव अभी इरीक्यूब का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। पाल्मा घास के मैदानों और याजे झील में अज्ञात विशाल जीव छिपे हुए थे, जो उनके सिर पर तलवार की तरह लटक रहे थे। उसे इन्फिनिट ट्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति जारी रखने के लिए ऊर्जा बचाने की जरूरत थी। लेवल 1 मिनट। अंत में लगातार हमले के तहत डार्क मार्क को लेवल 1 से नीचे धकेल दिया गया। यद्यपि हेल्स ब्लैक क्राइसेंथमम अभी भी हल्का लाल चमक रहा था, राघव ने गोलाबारी रोकने का आदेश दिया।
उसने समय देखा, शाम के 5:05। इसमें लगभग 12 मिनट लगे थे। अंधेरा होने तक बचे हुए समय की गणना करने के बाद वह पूनम की ओर मुड़ा। मिस पूनम, रात शाम के 6:35 पर होनी चाहिए। हमारी गति को समायोजित करें, हमें शाम के 6 बजे तक वुलिया सताई पर्वत में प्रवेश करना होगा। कैंपसाइट के लिए उसकी पिछली गणनाओं के आधार पर वे बिल्कुल समय पर थे। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए राघव ने रात होने से पहले किसी भी बचे हुए निशान को खत्म करने के लिए अतिरिक्त समय रखा था। समझ गई। कॉकपिट में पूनम ने आखिरकार थोड़ी राहत महसूस की। उसने इन्फिनिट ट्रेन को पूरी रफ्तार पर डाल दिया। वूश वूश। आइसब्रेकर शील्ड द्वारा मोटी बर्फ को हिंसक रूप से हटा दिया गया, जिससे वह पटरियों से दूर जा गिरी। विशाल रेल किले का इंजन दहाड़ता हुआ वुलिया सताई पर्वत की ओर दौड़ा। हर बचा हुआ मिनट दबाव कम करने के लिए अधिक समय देता था और वे रात में जितने कम मार्क लेकर जाते उतने ही सुरक्षित होते। पूरी ट्रेन में चालक दल के सदस्य तेजी से हरकत में आ गए। हालांकि उन्होंने अभी अभी एक लड़ाई खत्म की थी, लेकिन आराम करने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत गोला बारूद फिर से भरना शुरू कर दिया, अगले दबाव राहत अभियान की तैयारी की। किकी, कॉकपिट में जाओ। किस लिए? राघव किकी को इन्फिनिट ट्रेन के कंट्रोल रूम में ले गया। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ी, उसे आगे की पटरी पर किसी भी बाधा की निगरानी करने और उसे हटाने के लिए किकी की जरूरत थी। ट्रेन को स्थिर करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करो। अगर पटरियों पर कुछ भी दिखाई दे तो उसे उड़ा दो। समझ गई। किकी ने उसके इरादे को समझते हुए सिर हिलाया। पूनम ने कहा, बर्फ पहले से ही 80 सेंटीमीटर से अधिक गहरी है। इस दर से सुबह तक यह 1.5 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि ट्रेन पूरी तरह से दब जाएगी, जिससे वह गतिहीन हो जाएगी। लेकिन अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। रात भर गाड़ी चलाना आत्महत्या के समान होगा। राघव का चेहरा काला पड़ गया। हम उससे बाद में निपटेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? किकी ने पूछा। राघव पीछे मुड़ा। उन डिब्बों की मरम्मत करने जिनमें छेद हो गए हैं। स्नो व्रैथस शायद विशाल नहीं थे और उन्हें मारना आसान था, लेकिन उनकी भारी संख्या, गति और कवच भेदी डंक उन्हें एक गंभीर खतरा बनाते थे। और ये तो सिर्फ दिन के दौरान था। रात में वे उन्मत्त अवस्था में प्रवेश कर जाते। यदि इन्फिनिट ट्रेन पूरी तरह से घिर जाती तो एक भी सेंध भारी नुकसान का कारण बन सकती थी। उनकी एकमात्र उम्मीद अंधेरा होने से पहले किलेबंदी करने की थी। रिसर्च कैरेज अनुसंधान डिब्बे की बाहरी परत नाइट्राइडेड स्टील, बोरान कार्बाइड सिरेमिक और एक स्वमरम्मत करने वाली जेल परत से बनी है। कोच 4 में रिया जांच कर रही थी कि क्या खेती क्षेत्र के पौधे घुसपैठ करने वाली बर्फ और हवा से प्रभावित हुए हैं। राघव को ट्रेन के कवच की खंड दर खंड मरम्मत करते देख वह बोल पड़ी, यह एरोस्पेस ग्रेड तकनीक है। आपको इन्फिनिट ट्रेन के कवच को कुछ इसी तरह की चीज से अपग्रेड करने पर विचार करना चाहिए। यह इतना सरल नहीं है। राघव ने अपनी मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर दिया, वे सामग्रियां कागज पर बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन इन जीवों से निपटते समय भारी कवच ही अभी भी सबसे अच्छा बचाव है। यदि बाहरी कवच पर्याप्त मजबूत नहीं है तो आंतरिक अपग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिया ने अपना चश्मा ठीक किया। जहां तक मुझे पता है, सेना के शीर्ष श्रेणी के कवच स्टील, टंगस्टन, टाइटेनियम अलॉय टाइप I और II हैं। मेचा के लिए वे अल्ट्रा कार्बन कार्बाइड अलॉय और पैदल सेना के लिए नैनो सिरेमिक आर्मर का उपयोग करते हैं। आपको वे सामग्रियां उपयोगी लग सकती हैं। राघव की दिलचस्पी जगी। उसने उसकी ओर देखा। आप बहुत कुछ जानती हैं, डायरेक्टर रिया। आप सही कह रही हैं, अगर मैं उन सामग्रियों को प्राप्त कर सकूं, तो इन्फिनिट ट्रेन का कवच एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगा। दुर्भाग्य से राघव के पास उन उच्च स्तरीय मिश्र धातुओं अलॉयज के लिए आणविक स्कैन डेटा नहीं था, जिसका अर्थ था कि वह उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के माध्यम से परिवर्तित नहीं कर सकता था। यदि उसके पास डेटा होता भी, तो ऐसी सामग्रियों को रूपांतरित करना बेहद संसाधन गहन होता, और पूरी ट्रेन को बख्तरबंद बनाना लागत खगोलीय होती। अभी इन्फिनिट ट्रेन फोर्ज्ड स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, उच्च मैंगनीज स्टील और कठोर टंगस्टन स्टील पर निर्भर थी। इन्हें कारों, ट्रेनों और बड़ी औद्योगिक मशीनरी को तोड़कर प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन टंगस्टन टाइटेनियम अलॉय, पहली बार उसे वह सामग्री एक क्षतिग्रस्त आयरन गार्ड 3 मिलिट्री असॉल्ट मेज को नष्ट करके मिली थी। उसने इसका उपयोग अपने GK-03 इलेक्ट्रिक ब्लेड, आइसब्रेकर शील्ड और अन्य महत्वपूर्ण घटकों को बनाने के लिए किया था। यदि वह इसका और अधिक हिस्सा चाहता था, तो उसे और भी उच्च श्रेणी के सैन्य हार्डवेयर को खोजने और उसे निगलने की जरूरत थी। कारें और ट्रेनें अब पर्याप्त नहीं थीं, उनका उपयोग केवल गोला बारूद और हथियार निर्माण के लिए किया जा सकता था। बर्फीले तूफान के बीच गरजती हुई इन्फिनिट ट्रेन जमी हुई पटरियों पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। उसका इंजन किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था।
दूर बर्फ के नीचे और भी स्नो व्रैथस उमड़ रहे थे। उनकी बेचैन हरकत से एक शश 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 की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वे ट्रेन का पीछा कर रहे थे। क्षतिग्रस्त डिब्बों की मरम्मत के बाद राघव ने बाहरी कवच को और मजबूत किया। उसने शूटिंग पोर्ट्स में भी बदलाव किए। जब लड़ाई शुरू हुई थी और विस्फोट रोधी दरवाजे खोले गए थे तो ट्रेन का आंतरिक तापमान गिर गया था। गर्मी बचाने के लिए उसने कोच 3 और 4 के बीच के रास्तों के गेटों को उपयोग में न होने पर स्वचालित रूप से बंद होने के लिए प्रोग्राम किया। लेकिन पीछे के रहने वाले कमरों में ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं था। शूटिंग पोर्ट्स के माध्यम से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे रहने का क्षेत्र तेजी से बर्फीले बंजर भूमि में बदल रहा था। चालक दल के कई सदस्य जो पहले फायरिंग कर रहे थे, उनके हाथ अब जमकर सुन्न हो गए थे। इसका मुकाबला करने के लिए सभी ने मोटे थर्मल रिटेंशन गियर और विंटर कॉम्बैट सूट पहन लिए और खुद को करीब आती रात के लिए तैयार कर लिया। राघव, हम लगभग पहुंच गए हैं। कॉकपिट में पूनम ने दूर तक देखा। आगे बर्फीले विस्तार में कई विशाल ढलानी पहाड़ियां फैली हुई थीं, जिनकी चोटियां बर्फ की मोटी चादर से ढकी थीं। वुलिया सताई पर्वत कम ऊंची पहाड़ियों वाला एक अंगूठी के आकार का इलाका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी केवल कुछ 100 मीटर ऊंची थी। पाल्मा घास के मैदान इस अंतहीन सर्दी के नीचे दबने से पहले एक लुभावना प्राकृतिक अजूबा हुआ करते थे। लेकिन अब जो कुछ बचा था वह केवल एक विशाल बर्फ से ढकी बंजर भूमि थी। सूरज डूबने लगा था, उसकी रोशनी भीषण बर्फीले तूफान से धुंधली हो गई थी। ऊपर एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स का घूमना जारी रहा और तापमान और भी गिर गया। अध्याय 248 अंतहीन शीतकालीन रात। वूश वूश वूश। वह काली भारी भरकम ट्रेन भीषण बर्फीले तूफान के बीच गरजती हुई गहरी बर्फ को चीरकर आगे बढ़ रही थी। ऊपर एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स का भयानक भंवर आसमान पर छाया हुआ था, जिसने दुनिया को समय से पहले ही अंधेरे में डुबो दिया था। चारों ओर बस एक सफ़ेद बंजर विस्तार था, जहां तूफान की गूंज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मार्क लेवल 4 के करीब। फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। कड़क बर्फ के नीचे से स्नो व्रैथस बर्फीले प्रेत बाढ़ की तरह उमड़ पड़े। ट्रेन और पटरियों से उनके टकराने की आवाज़ें और तेज हो गईं। कोच 2 के अंदर खड़े राघव ने सेंटिनल सिस्टम के बाहरी फीड्स को देखा। उसकी नज़रें ठंडी और केंद्रित थीं। राघव, पूनम की आवाज़ कम्युनिकेटर से गूंजी। आगे के दर्रे पर जीवों का झुंड जमा हो रहा है। किकी ने तुरंत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम चालू किया। धुंध से परे अनगिनत पूंछें बर्फ की सतह पर लहरों की तरह दिखाई दे रही थीं। शायद रात होने के कारण या तूफान की आड़ में ये जीव अब बर्फ फाड़कर सीधे ट्रेन की ओर हमला कर रहे थे। राघव का चेहरा और काला पड़ गया। उसने अपना ईयरपीस दबाया। रफ्तार बढ़ाओ, इन्हें कुचल दो। इन्फिनिट ट्रेन का इंजन एक बार फिर दहाड़ उठा। समय देखा, शाम के 5:53। अंधेरे को देखते हुए पूर्ण रात होने में अब केवल आधा घंटा बचा था। किकी, मोर्चा संभालो। समझ गई। किकी गंभीरता से सिर हिलाते हुए आगे की ओर दौड़ी। लेवल 4, रिया का सिग्नल मिला। फायर शुरू करो। बूम बूम बूम। कोच 2 के ऊपर G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल कैनन ने एक भीषण आयनित धमाका किया। बिजली के डिस्चार्ज से राघव की त्वचा में झंझनाहट होने लगी। सब लोग टक्कर के लिए तैयार रहें। धमाका। ट्रेन पूरी ताकत से स्नो व्रैथस के झुंड से जा टकराए। कोच के अंदर सामान फर्श पर गिरकर बिखर गया। बाहर टन बर्फ हवा में उछल गई, जिससे एक विशाल बर्फीला फव्वारा बन गया। पूनम की विंडशील्ड पूरी तरह ढक गई। उसकी दृष्टि बाधित हो गई। स्टील के कवच पर अनगिनत जीवों के टकराने की चीखें गूंज रही थीं। हड्डियां टूट रही थीं, खोपड़ियां चकनाचूर हो रही थीं। खून और मांस ने खिड़कियों के कांच को ढक दिया। पूनम ने वॉशर सिस्टम चालू किया, लेकिन खून की गंदगी बहुत गाढ़ी थी। पीछे के कोचों में राज अपनी रॉरर के 23 इलेक्ट्रिक गैदरिंग गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। छत पर प्रोजेश अकेला खड़ा था। बर्फीले तूफान ने उसे घेर लिया था, लेकिन उसने अपनी आग की लपटों को भड़का दिया। ये कड़ाके की ठंड ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन जगह है। उसने अपनी आग से पूरी छत को एक फायरी स्काई अग्नि आकाश में बदल दिया। मार्क लेवल 1, सामने पहाड़ी दर्रा दिखाई दिया। राघव ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। चरमराहट के साथ इन्फिनिट ट्रेन रुक गई। गर्म पहियों ने जमी हुई पटरियों को पिघला दिया, जिससे भाप के बादल उठने लगे। लड़ाई समाप्त हो गई थी। अगले 10 मिनट तक चालक दल ने बचे हुए जीवों का सफाया किया। ट्रेन के किनारे जमी हुई लाशों का कब्रिस्तान बन गए थे। हाँ, यहाँ बहुत ठंड है। प्रोजेश, जो पूरी तरह थक चुका था, ट्रेन के अंदर वापस आने के लिए हैच की ओर मुड़ा, लेकिन वह बर्फ से पूरी तरह जम चुका था। उसने आग से बर्फ पिघलाई और कोच 5 के अंदर घुस गया। ट्रेन के अंदर हीटिंग सिस्टम पूरी क्षमता से काम कर रहा था। राघव, सुमी और राज लुओ ये भारी कोल्ड वेदर सूट पहनकर निरीक्षण के लिए बाहर निकले। बाहर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था।
राघव, तापमान बहुत कम है, राज ने गंभीरता से कहा। कवच भंगुर ब्रिटल हो रहा है। कड़ाके की ठंड ट्रेन के धातु को फाड़ रही थी। अचानक ट्रेन के नीचे से एक स्नो व्रेथ ने राघव पर हमला किया। राघव, सुमी चिल्लाए, लेकिन राघव के पावर आर्मर से एक तीसरी यांत्रिक भुजा निकली और उसने जीव की पूंछ को बीच हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। जैसे ही वे इंजन की ओर बढ़े, उन्हें बर्फ में दबी कुछ आकृतियां दिखीं। लाइफ सिग्नल नहीं है। वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की जमी हुई लाश थी। आगे और भी लाशें थीं, हथियार थामे हुए लोग, एक दूसरे से लिपटे हुए परिवार, सब बर्फ में दबे हुए। यह उत्तरजीवियों का एक पूरा काफिला था जो यहाँ खत्म हो गया था। एसयूवी, बसें और ट्रक सब बर्फ के टीलों के नीचे दबे थे। एक बस की खिड़की से एक महिला का शव लटका था, जिसकी गोद में ऊनी कपड़ों में लिपटा एक नवजात शिशु था जो अब केवल बर्फ का एक निर्जीव पुतला रह गया था। राघव, वापस चलो। जैसे ही राघव ने ट्रेन में प्रवेश किया, पूनम की आवाज आई। राघव, कॉकपिट में आओ। कोई हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। रेडियो से एक हताश और गुस्साए आवाज आई, तुम ट्रेन वाले, यहाँ से निकल जाओ। तुम हम सबको मरवा दोगे। दूसरी आवाज आई, बेवकूफों, तुम राक्षसों को सीधे हमारे पास ले आए। भागो यहाँ से। राघव ने उन्हें डार्क मार्क्स के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डरे हुए थे। तुम्हें पता है हमने दिन में उन चीज़ों को मारने के लिए क्या खोया है? तुम्हारे पास पूरा रेल नेटवर्क है, तुम यहाँ क्यों रुके? दफा हो जाओ। राघव का चेहरा सख्त हो गया। हम यहीं कैंप लगा रहे हैं। रुकना है या जाना है, तुम्हारी मर्जी। कुछ ही देर में रेडियो पर घबराहट भरी चर्चा हुई और इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे लोग तूफान में भाग रहे थे। रात के शाम के 7 बजे। रात हो गई है, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। पूरी इन्फिनिट ट्रेन बर्फ की मोटी परत के नीचे दब चुकी थी। सभी कोचों ने अपनी रिपोर्ट दी, सब कुछ सुरक्षित था। कोच साथ में बैठे राघव ने अपने मैकेनिकल हॉट का उपयोग संरचना की निगरानी के लिए किया। हीटिंग सिस्टम -40 डिग्री के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। रात भर राघव ने काम किया और टीआरपी जनरेशन 4 एक्टिव एक्सोस्केलेटन पावर सूट तैयार किए। 4 घंटों में उसने एक सूट पूरा किया। ये सेट सबसे पहले टीचर पूनम को जाएगा। वर्तमान मैकेनिकल हॉट लेवल LV.4269070 मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग 4360 2000। काली रात के दौरान राघव बाहर के गरजते तूफान पर नजर रखते हुए अपना काम करता रहा। अध्याय 249, बर्फीली भूमि। वुहू हुहू। गरजता हुआ बर्फीला तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। राघव ने उन सभी वाहनों को दबाव लिया जिन्हें वह खोदकर निकाल सका, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में सामग्री इकट्ठा की। एक समय जहां दबे हुए वाहनों के कारण बर्फ के टीले बने थे, अब वहां केवल एक सपाट, अछूता सफेद विस्तार रह गया था। काफिले में मारे गए लोग अब गहरी बर्फ के नीचे दबे थे। आपदा ने उनके अस्तित्व का नामोनिशान मिटा दिया था। ट्रेन में वापस आने पर पूनम पहले से ही जाग चुकी थी। राघव को लौटते देख उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वह बाहर काफिले के वाहनों को निगलने गया था। कुछ खाना चाहोगे? बाहर जमने वाली ठंड है। राघव ने सिर हिलाया और अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखते ही वह सिहरन गायब हो गई जो उसे बाहर महसूस हो रही थी। वह जानता था कि ठंड के अलावा बर्फ में भय पर आधारित ऊर्जा छिपी है, लेकिन सौभाग्य से एरी क्यूब ने उसे पूरी तरह बेअसर कर दिया था। क्या तुमने पहले वह आवाज सुनी थी? राघव ने पूछा। पूनम ने सिर हिलाया। उसने बहुत से लोगों को जगा दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि वह भूकंप था? संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कोई जीव था। पूनम का चेहरा गंभीर हो गया। कोई जीव? तुम्हें क्या लगता है वह क्या था? मुझे नहीं पता। राघव ने सिर हिलाया। हम बस सतर्क रह सकते हैं। चूंकि अब ज्यादातर लोग जाग गए हैं, चलो नाश्ता तैयार करते हैं ताकि हम जल्द से जल्द रवाना हो सकें। राघव ने गौर किया कि पूनम काफी अच्छे मूड में लग रही थी। उसने कहा, तुम काफी बदल गई हो। बदल गई? पूनम स्टोरेज कैबिनेट से सामान निकाल रही थी। उसने मुड़कर पूछा, किस तरह से? कुल मिलाकर अब तुम पहले जैसी नाजुक नहीं लगती। सच में? तभी उसके सिर के ऊपर वाले शेल्फ से खाने का एक डिब्बा गलती से फिसल गया। बिना मुड़े ही पूनम ने उसे हवा में बड़ी आसानी से पकड़ लिया, जबकि उसकी आंखें अभी भी राघव पर उलझन में टिकी थीं। मुझे तो कोई बदलाव महसूस नहीं होता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राघव, अभी भी कड़ाके की ठंड थी और भोर नहीं हुई थी, लेकिन ट्रेन के अंदर पूरी रोशनी थी। ये केवल ठंड भगाने के लिए नहीं, बल्कि टीम को पिछले दिन के तनाव से उबरने में मदद करने के लिए भी था। मनोबल बढ़ाने के लिए राघव ने पूनम, अपोक्षियाओ युआन और नीतू मियाओलू को गर्मा गर्म खाना तैयार करने को कहा। डाइनिंग कार में हलचल मची थी। तभी नीतू दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में कुछ कीमती चीज थी। टीचर पूनम, इसे देखो।
उसने काउंटर पर चमकीले हरे डंठल रखे। ये डायरेक्टर रिया के प्लांटिंग एरिया की सेलरी अजवाइन के डंठल है। कुछ डंठल पक गए हैं। कैप्टन राघव ने कहा कि हमें इन्हें सूप में डालना चाहिए। वाह! पूरे डाइनिंग कार में उत्साह की लहर दौड़ गई। ताज़ी सब्जियां उत्तरजीवियों के लिए ये शब्द अब पराया हो गया था। काली बारिश के बाद पौधे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन अब कोच नंबर 4 में उगी इस सेलरी ने सबको उम्मीद की एक नई किरण दी। जब लोग भोजन और पुरानी यादों के बारे में बातें करने लगे तो लंबी और ठंडी रात की निराशा कम होने लगी। सुबह 8 बजे तक गर्मा-गर्म नाश्ते के बाद राघव खुद को पूरी तरह ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने मुख्य टीम को कोच नंबर 2 में योजना बनाने के लिए बुलाया। नए पावर सूट मिस पूनम, सुमी, राघव ने उन्हें ताज़ा तैयार किए गए 2 एक्सोस्केलेटन पावर सूट सौंपे। मैंने इन्हें कल रात बनाया है, आप दोनों इनका परीक्षण करें। वाह! पावर सूट! रजिता की आंखें चमक उठीं। भाई राघव, क्या हमें भी ये पहनने को मिलेंगे? राघव ने उसे देखा। तुम्हारे पास पहले से ही एक विशाल मेचा है, क्या तुम्हें भी इसकी ज़रूरत है? अरे हे, रजिता ने सिर खुजलाया। किकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सूट गतिशीलता मोबिलिटी बढ़ाते हैं। तुम दोनों जीन इवॉल्वर हो, यानी ये तुम्हें और भी शक्तिशाली बना देगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं उड़ सकती हूँ और फायर ब्रो प्रोजेश तो इसे अपनी आग से जलाकर राख कर देगा। सहमत हूँ, दीवार से टिके प्रोजेश ने सिर हिलाया। राघव ने दृढ़ता से कहा, एक मैकेनिकल क्षमता वाले व्यक्ति के रूप में मेरा लक्ष्य इन्फिनिट ट्रेन के हर व्यक्ति और हर डिब्बे को पूरी तरह से मशीनीकृत और हथियारों से लैस करना है। लेकिन हमें एक बार में एक कदम उठाना होगा। उसने प्रोजेश से कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास अलग योजना है। डायरेक्टर रिया ने मुझे नैनो कार्बन सिरेमिक अलॉय कवच के बारे में बताया है जो 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सह सकता है। प्रोजेश ने पहले तो लापरवाही दिखाई, लेकिन जब राघव ने कहा कि ये देखने में बहुत बदमाश बैडास लगता है तो वह तुरंत तैयार हो गया। इन्फिनिट ट्रेन प्रस्थान। बर्फ इतनी गहरी थी कि आइसब्रेकर शील्ड 2/3 दब चुकी थी। सुबह 9 बजे किकी और प्रोजेश रास्ता साफ करने के लिए छत और कॉकपिट में तैनात हो गए। हमें तेज होना होगा, पूनम ने चेतावनी दी। ऊपर बर्फ बहुत मोटी है, हिमस्खलन एवलांच का खतरा है। प्रोजेश ने गहरी सांस ली और अपनी आग की लपटें छोड़ दी। इन्फर्नो ब्लास्ट हवेंस रोड। किकी ने अपनी मानसिक शक्ति से उस आग को नियंत्रित किया और बर्फ के बीच सैकड़ों मीटर लंबी सुरंग बना दी। अब राघव ने इंजन चालू किया। वह विशाल स्टील का दानव जीवित हो उठा। इन्फिनिट ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। बर्फ के टुकड़े बिखरने लगे। ट्रेन 80 किलोमीटर घंटा और फिर 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पर पहुंच गई। वह 1.5 मीटर मोटी बर्फ की दीवार को चीरते हुए पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलकर एक अंतहीन बर्फीले मैदान में पहुंच गई। डायरेक्टर रिया, राघव ने पुकारा। कोई खतरा नहीं है, ये सुरक्षित है, रिया ने बताया। सुरक्षित? यह अजीब था। तभी सामने बर्फ से कुछ काला अचानक उभरा। बूम! इन्फिनिट ट्रेन उससे जा टकराए। चिंगारियां उठीं। विंडशील्ड के माध्यम से उन्होंने मलबा बिखरते देखा और उस मलबे के केंद्र में एक कार थी। कार के फ्रेम का एक टुकड़ा आइसब्रेकर शील्ड में फंस गया था। उसके अंदर एक जमी हुई लाश थी जो विंडशील्ड से टकराकर खुरचती हुई निकल गई। उद्धरण चिन्ह ... वह कार, तुम्हें क्या लगता है वह कितने समय से दबी होगी? किकी ने पूछा। पूनम ने थूक निगला। कहना मुश्किल है, लेकिन वह शरीर पत्थर की तरह जम चुका था। राघव ने नियंत्रण कस लिया। शायद हम सीधे एक कब्रिस्तान में जा रहे हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े और भी दबे हुए वाहन दिखाई देने लगे। कुछ तो गड़बड़ है, राघव ने कहा। मरे हुए जानवरों को खाने वाले जीव स्कैवेंजर्स कहाँ हैं? ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अचानक किकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कुछ है। हेडलाइट्स की रोशनी में पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल काली आकृति खड़ी दिखाई दी। वह कोई वाहन नहीं था, वह कुछ जीवित था। टक्कर के लिए तैयार हो जाओ, राघव चिल्लाया। बूम! ट्रेन उससे टकराए, लेकिन इस बार ट्रेन उसे पार नहीं कर पाए। पटरियों पर मौजूद वह चीज टस से मज नहीं हुई। हवा में एक गहरी गूंजने वाली आवाज फैल गई। कॉकपिट हिंसक रूप से हिलने लगा। बाहर बर्फ हिलने लगी। फिर एक धीमी, गले से निकलने वाली घुरघराहट सुनाई दी। कुछ बहुत विशाल जाग रहा था। अध्याय 250 बर्फीले तूफान में कक्षीय किला। ऐसा लगता है कि वे जमकर मर गए। उनके वाहन पहले ही बर्फ के नीचे दब चुके हैं। पूनम के चेहरे पर जटिल भाव थे। इतनी बर्फ के साथ यदि आप किसी विशेष वाहन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हिलना लगभग असंभव है। क्या ये कल रात वाले काफिले के लोग हो सकते हैं? किकी ने पूछा। शायद, अगर ये बिग ईगल जैसा कोई काफिला होता जिसके पास ट्रैक वाले ध्रुवीय वाहन पोलर व्हीकल्स होते, तो शायद वे बर्फ को चीरकर आगे बढ़ पाते,
लेकिन फिर भी ऊर्जा की आपूर्ति की समस्या बनी रहती, राघव ने गंभीर आवाज में कहा। -50 डिग्री पर एक साधारण कार का इंजन बंद होने के बाद दोबारा शुरू नहीं होता। पर्याप्त ऊर्जा स्रोत के बिना इलेक्ट्रिक वाहन भी इन बर्फीली परिस्थितियों में लंबे समय तक टिकने के लिए संघर्ष करते हैं। धपाक, आइसब्रेकर शील्ड लगातार बर्फ को हटा रही थी क्योंकि इन्फिनिट ट्रेन आगे बढ़ रही थी। समय 11:30 हो चुका था। बर्फीला तूफान रुक गया था और दुनिया अचानक एक विशाल, चकाचौंध करने वाले सफ़ेद विस्तार में बदल गई थी। गरजती हवा के अलावा चमकती बर्फ एक चुभने वाली तेज रोशनी को परावर्तित कर रही थी, जिससे इन्फिनिट ट्रेन का पूरा आंतरिक हिस्सा रोशन हो गया था। सभी ने सहज रूप से अपनी आंखें ढंक लीं। वाह, ये बहुत तेज रोशनी है। पूरा घास का मैदान एक बर्फीले मैदान में बदल गया है। पूनम ने दूर तक देखा, जहां अंतहीन सफ़ेद समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं था। राघव ने बाहर की मोटी बर्फ को देखा, क्षितिज तक फैला हुआ विशाल, चांदी जैसा सफ़ेद विस्तार। उसने आह भरी, ऐसी परिस्थितियों में जहां स्नो व्रेथस घात लगाए बैठे हैं और डार्क इन्वेजन के जहर ने बर्फ को प्रदूषित कर दिया है, जीवित रहना कोई आसान काम नहीं है। इन्फिनिट ट्रेन बर्फ में बिल बनाने वाले कीड़े की तरह पटरियों के साथ रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती रही। रात के अंधेरे से दिन के उजाले तक उन्हें न तो स्नो व्रेथस मिले और न ही कोई अन्य डरावनी संस्था, एयरी एंटिटी, जो कि बहुत ही असामान्य था। संदेह और सावधानी के साथ ट्रेन आगे बढ़ती रही। कुछ ही समय बाद राघव को आगे एक छोटे शहर का रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। स्टेशन का जमा हुआ बोर्ड मुश्किल से पढ़ा जा रहा था, लेकिन उस पर लिखा था, गलत स्टेशन। राघव, देखो, पूनम अचानक बोल पड़ी। स्टेशन के सामने एक खुले क्षेत्र में कई वाहन बिखरे हुए थे। संशोधित उत्तरजीवी वाहन, कुछ ऊंची जमीन पर थे, कुछ आंशिक रूप से दबे हुए थे। सड़क के किनारे गोलियों से छलनी साइनबोर्ड और स्नो व्रेथस की जमी हुई लाशें थीं। वहां कई बड़े स्नोप्लो, बर्फ हटाने वाले ट्रक और भारी गाड़ियां आगे की कतार में थीं, लेकिन किसी चीज ने उन पर बेरहमी से हमला किया था। 2 भारी ट्रक किसी विशाल शक्ति द्वारा पूरी तरह से कुचलकर मुड़ गए थे। यह जरूर कल रात वाले वे 4 काफिले ही हैं। बर्फ को देखकर लगता है कि तूफान रुकने से पहले ही वे मर चुके थे, पूनम ने कहा। उनके पास इतने सारे स्नोप्लो और अच्छे उपकरण थे, कोई आश्चर्य नहीं कि वे यहां तक पहुंच गए, किकी ने भौहें सिकोड़ीं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका सामना केवल स्नो व्रेथस से नहीं हुआ था। राघव, देखो, वे वाहन पूरी तरह चपटे हो गए हैं। स्नो व्रेथस में इतनी ताकत नहीं होती। राघव ने दूर एक अजीब चीज की ओर इशारा किया। पूनम ने अपनी मेटियोराइट 3 स्नाइपर राइफल निकाली और उसके स्कोप से देखा। उसके माथे पर गहरी शिकन आ गई। एक विशाल पंख जैसी संरचना दिखाई दे रही है, धूसर सफ़ेद, जो बर्फ से जमी हुई है। यह एक इमारत के किनारे से लटकी है। पंख के आकार को देखकर लगता है कि यह कोई लार्ज क्लास डरावनी संस्था है। यह ए क्लास हो सकती है, या शायद एस क्लास भी। किकी की आंखें फटी रह गईं। क्या उस काफिले ने इसे मार गिराया? मुझे जीव का कोई और हिस्सा नहीं दिख रहा। पूनम ने सिर हिलाया। ऊपर एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स घूम रहा था। राघव का चेहरा सख्त हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि उस तूफान में रसातल अबिस के जीव छिपे हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इन्फिनिट ट्रेन स्टेशन के मलबे और दबे हुए वाहनों को कुचलती हुई आगे बढ़ी। तभी बीप बीप बीप, कॉकपिट में अलार्म गूंज उठा। कोच नंबर 2 से किकी की आवाज़ आए, राघव, रडार चेतावनी। पटरी पर आगे बाधा है। कैसी बाधा? यह एक ट्रेन है। किकी ने एक ड्रोन तैनात किया। स्क्रीन पर ड्रैगन माउंटेन 1 के बर्फ से ढके डिब्बे दिखाई दिए। बाहरी कवच पर गहरे पंजों के निशान और स्नो व्रेथस के हमलों के घाव हर तरफ थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन का मुख्य इंजन गायब था, केवल पीछे के डिब्बे वहां फंसे थे। हम जांच करने जा रहे हैं, राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सुमी, किकी, मेरे साथ आओ। ड्रैगन माउंटेन 1 उनका सहयोगी था और वह पटरी भी रोक रहा था। तीनों बाहर निकले, घुटनों तक बर्फ में धंसते हुए। किकी ने अपनी मानसिक शक्ति साइकिक फोर्स से बर्फ हटाकर रास्ता बनाया। नीचे स्नो व्रेथस की लाशों की परतें जमी थीं। राघव ने ट्रेन की सतह पर हाथ रखा और मैकेनिकल हॉट सक्रिय किया। हीटिंग सिस्टम अभी भी चल रहा है। अंदर कोई है। अचानक अंदर गलियारे में एक परछाई झपटी। किकी चिल्लाए, अंदर कौन है? राघव ने अपने एक्सोसूट की मदद से गेट तक पहुंचकर उसे जबरदस्ती खोल दिया। अंदर से गर्म हवा का झोंका निकला। कड़क कड़क कड़क, रैट टैट टैट। अंदर मौजूद लोग घबरा गए और उन्होंने गोलियां चला दीं। तभी सुमी के एक्सोसूट ने चेतावनी दी, चेतावनी, पीछे से अज्ञात शत्रु का हमला। सुमी हवा में उछली और अपनी बंदूक तानी। एक परछाई उतनी ही तेजी से घूमी और सुमी की बंदूक को लात मारकर हटा दिया। इस बीच किकी ने अपनी शक्ति से हमलावरों को ट्रेन से बाहर खींच लिया। तभी 2 तेज लेजर किरणें किकी की ओर बढ़ीं।
लेकिन राघव ने अपने ग्रेविटी लेंस से लेज़र का रास्ता मोड़ दिया। किकी ने हमलावर को हवा में ही दबोच लिया। वह 17 साल का एक किशोर था, जिसकी आंखों में गहरे लाल रंग की ऊर्जा तैर रही थी। ये ड्रैगन माउंटेन 1 का सदस्य नहीं है। तुम कौन हो? शी दियुवान कहाँ है? लड़के का चेहरा बदल गया। तभी अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। रुको राघव, ये हम हैं। अध्याय 251, लोंगशान की दुविधा। भोपाल सिटी नंबर 1 के पिछले हिस्से के दरवाजे खुले और 7-8 पूरी तरह से सशस्त्र कर्मचारी एक साथ बाहर निकले। बर्फ में किकी द्वारा बाहर खींचे गए लोग लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। ट्रेन की छत पर सुमी से लड़ रही महिला ने भी अपने हमले रोक दिए। तीनों एक गतिरोध में खड़े थे, उनकी नज़रें आने वाले समूह पर टिकी थीं। राघव की आंखें तब सिकुड़ गईं जब उसने आगे चल रही महिला को देखा। वह अविश्वसनीय रूप से जानी पहचानी लग रही थी। गोली मत चलाना, यह एक गलतफहमी है। वह महिला एक सफ़ेद डाउन जैकेट और हाईटेक थर्मल मास्क पहने हुए थी। लंबी और सजीली, उसके व्यक्तित्व में अधिकार की झलक थी। उसने अपने अधीनस्थों को पीछे हटने का आदेश दिया और राघव की ओर मुड़ी। कैप्टन राघव, मैं भोपाल सिटी नंबर 1 से अनुष्का हूँ। हम पहले सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट पर मिले थे। राघव को तुरंत याद आया, ये वही महिला थी जो स्पेसपोर्ट पर शी दियुवान के पीछे रहती थी। अनुष्का, भोपाल सिटी नंबर 1 की डिप्टी ट्रेन कमांडर। तनाव कम हुआ और राघव, किकी और सुमी अनुष्का के पीछे भोपाल सिटी नंबर 1 के पिछले डिब्बों में चले गए। अंदर का तापमान बाहर की -50 डिग्री की तुलना में काफ़ी सुखद था। आप यहाँ दिनों से फंसे हुए हैं? राघव ने तुरंत पूछा। लगभग 2 दिनों से, अनुष्का ने उत्तर दिया। हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमने बर्फीले तूफान की भयावहता को कम करके आंका। जब हम 2 दिन पहले यहाँ आए थे तब बर्फ इतनी खराब नहीं थी। उसके बगल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति प्रकाश ने कहा, अभी हम पूरी तरह से गतिहीन हैं। पटरियों पर बर्फ जम गई है और ट्रेन बहुत भारी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी एक ड्राइव मोटर इकाई विफल हो गई है। और शी दियुवान कहाँ है? राघव ने मुख्य मुद्दे पर आते हुए पूछा। वह एक टीम लेकर उत्तर पूर्व में ट्राकामा आइस वैली गए हैं, अनुष्का ने बताया। 2 दिन पहले हमने फीनिक्स से एक उच्च आवृत्ति संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल प्राप्त किया था। शी दियुवान ने तुरंत बचाव मिशन का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। लेकिन बर्फीला तूफान बहुत तेजी से आया और संचार टूट गया। हमारी मुख्य लोकोमोटिव खराब हो गई और हम पूरी तरह से यहीं फंस गए। अनुष्का ने गहरी सांस ली। ट्राकामा आइस वैली यहाँ से लगभग 80-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन तूफान और सिग्नल की कमी के कारण वहाँ जाना असंभव सा है। राघव सोच में डूब गया। फीनिक्स का संकट संकेत, इसका मतलब था कि स्थिति बहुत गंभीर थी। अनुष्का ने यह भी बताया कि पास के उत्तरजीवियों ने याजे झील के पास एक एस क्लास डरावनी संस्था और एक विशाल मेचा को देखा था। एक विशाल मेचा? किकी की आंखें चमक उठीं। राघव समझ गया कि अर्नव की जानकारी सही थी। या तो वह अज्ञात इकाई अल्मोड़ा की ओर बढ़ रही थी, या फिर पाल्मा घास के मैदान में एक से अधिक एस क्लास संस्थाएं थीं। मैं स्थिति समझ गया हूँ, राघव ने खड़े होते हुए कहा। पहले मुझे खराब लोकोमोटिव के पास ले चलो। राघव ने अपने मैकेनिकल हार्ट का उपयोग करके लोकोमोटिव को स्कैन किया। जटिल सर्किट और मोटरों का खाका उसके सामने तैरने लगा। ये ठीक हो सकता है, मुझे 30 मिनट दो। राघव के काम करने की गति देखकर भोपाल सिटी के इंजीनियर दंग रह गए। जहां उन्हें घंटों लगने थे, राघव ने मैकेनिकल डिवोर और स्कैन की मदद से खराब पुर्जों को फिर से बना दिया। जब लोकोमोटिव फिर से गरजने लगा तो अनुष्का ने राहत की सांस ली। अब योजना ये थी, राघव, किकी और सुमी अनुष्का द्वारा दिए गए एक ऑल टेरन पोलर ट्रक ट्रायंगल ट्रैक APC में ट्राकामा आइस वैली की ओर जाएंगे ताकि शी दियुवान को ढूंढा जा सके। इस बीच पूनम इन्फिनिट ट्रेन को संभालेंगी और भोपाल सिटी नंबर 1 के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी। आसमान काला होने लगा था। हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, राघव ने कहा। 2 घंटे जाने और आने में। अगर कुछ नहीं मिला तो हम तुरंत वापस लौटेंगे। किकी मुस्कुराए। रोमांचक है, चलो चलें। ट्रक का इंजन दहाड़ उठा और वह गहरी बर्फ को कुचलता हुआ ट्राकामा आइस वैली की ओर अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। अध्याय 252, ट्राकामा आइस वैली। इन्फिनिटी ट्रेन के आगमन और मकालू नंबर 1 भोपाल सिटी के लोकोमोटिव की मरम्मत की खबर दोनों ट्रेनों में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो यात्री अब तक डर और अनिश्चितता में जी रहे थे, उनके चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई। राघव मरम्मत करते हुए लोगों की फुसफुसाहट सुन सकता था। क्या वह वही राघव है? मैकेनिकल क्षमताएं कितनी कमाल की होती हैं, हम शायद बच जाएंगे। जब राघव मरम्मत कार्य पूरा कर रहा था, तब किकी और सुमी मिशन की तैयारी कर रही थीं। किकी ने राघव से मजाक में कहा, तुम अब एक बड़े स्टार बन गए हो। मुझे यकीन है कि सीलन जिलन पहुंचते ही फीनिक्स सोसाइटी तुम्हें भर्ती करने के लिए आपस में लड़ेगी।
लेकिन सुमी के मन में गहरी शंका थी। अगर राघव फीनिक्स सोसाइटी में शामिल हो गया तो क्या इन्फिनिटी ट्रेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या उन्हें फिर से दूसरों पर निर्भर रहना होगा? राघव ने गंभीरता से कहा, फीनिक्स सोसाइटी से जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी आज़ादी खो देंगे। यह एक विशाल नेटवर्क है जहां संसाधन और जानकारी साझा की जाती है, लेकिन अंततः अपनी सुरक्षा खुद करना ही सबसे ज़रूरी है। अनुष्का भी उनकी बातों से सहमत थी। उसके पीछे बुबई और रुबिना खड़े थे, वे दोनों उत्तरजीवी जिन्हें उसने डिसेंडेंट्स नाम के एक क्रूर गुट से छुड़ाया था। बुबई ने काले चश्मे पहन रखे थे और वह काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। जब अनुष्का ने उसका चश्मा हटाया तो राघव, किकी और सुमी दंग रह गए। बुबई की आंखों के चारों ओर दर्जनों टांके और सेंसर पोर्ट लगे थे। उसकी आंखें पुतलियों के बिना केवल ग्रे रंग की ऊर्जा से भरी थीं। उन्होंने जैविक प्रयोगों के लिए इसकी आंखों का इस्तेमाल किया, अनुष्का ने धीमी आवाज़ में कहा। कई बार लगता है कि अंधेरे में छिपे राक्षसों से ज़्यादा डरावना इंसानी स्वभाव है। मिशन की शुरुआत, राघव ने योजना बनाई। वह और किकी एक ऑल टेरन वाहन ट्रैक पोलर व्हीकल में जाएंगे, जबकि अनुष्का, बुबई और रुबिना दूसरे वाहन में। पूनम को इन्फिनिटी ट्रेन की कमान सौंपी गई और प्रोजेस्ट फायर ब्रोक को सुरक्षा की जिम्मेदारी। वूम, दोनों गाड़ियां उत्तर पूर्व की ओर बर्फीले मैदान को चीरती हुई निकल पड़ीं। किकी समय समय पर बर्फ में सिग्नल रिले नोड ट्रांसमीटर गाड़ रही थी ताकि वापसी का रास्ता सुरक्षित रहे। राघव के वाहन में किकी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि बुबई और रुबिना जिस लैब से आए हैं उसका संबंध फाउंडेशन से हो सकता है? राघव ने कंधे उचका दिए। वह जानता था कि फाउंडेशन जैसी संस्थाएं किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन पिछली बार दिया का व्यवहार काफ़ी अलग था। वह उसे बंधक बनाने के बजाय शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही थी। अचानक बाहरी तापमान गिरकर -60 डिग्री सेल्सियस हो गया। गाड़ियों की खिड़कियों पर बर्फ की परत जमने लगी। त्रासदी का दृश्य। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद सपाट मैदान खत्म हुआ और सामने एक विशाल ग्लेशियर घाटी ग्लेशियल कैन्यन दिखाई दी, ट्राकामा आइस वैली। जैसे ही वे गाड़ी से बाहर निकले, बर्फीली हवाओं ने उनका स्वागत किया। राघव ने अपनी इंटरफेस स्क्रीन खोली और तुरंत एक 3 मीटर ऊंचा सिग्नल टॉवर वहां स्थापित किया ताकि हर फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट किया जा सके। अचानक बुबई ने दक्षिण की ओर इशारा किया। वहां मौत की गंध आ रही है, राक्षसों की और इंसानों की भी। वे एक ऊंची ढलान पर चढ़े और जो सामने दिखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सफ़ेद बर्फ के ऊपर सैकड़ों डरावनी संस्थाओं एयरी एंटिटीज की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनके बीच नष्ट हुए वाहन, इंसानी शव और विशाल पंख दबे हुए थे। सामने एक काला हरकुलस क्लास VTOL ट्रांसपोर्ट विमान सिर के बल बर्फ में धंसा हुआ था। ये किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। वहां ऐसे जीव मरे पड़े थे जिन्हें राघव ने पहले कभी नहीं देखा था। एक विशाल 4 पैरों वाला जानवर जिसके शरीर पर ग्रे काली परतें थीं और एक बड़ा पंख वाला जीव जिसका पंख फैलाव 5 मीटर से ज्यादा था। ये तो कत्लेआम है, राघव बुदबुदाया। टूटे हुए विमान, चकनाचूर वाहन और जम चुके इंसानी अवशेष, ये बर्फीले नर्क का जीवंत दृश्य था। शी दियुवान की टीम और फीनिक्स के लोग शायद इसी त्रासदी के बीच फंसे थे।